हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग 23वां मॉडल पेपर देखेंगे जो आपके जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसके पहले का पार्ट मॉडल पेपर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सभी मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, यूरेनस ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने दिनों में लगाता है। यूरेनस कहे तो आरूढ़ ग्रह जो आरूढ़ है वो सूर्य का परिक्रमा कितने दिनों में लगाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 84 वर्ष में। ठीक है, 84 वर्ष में जो है ये सूर्य का एक परिक्रमा लगाता है। ठीक है, और अपनी धुरी पर परिक्रमा कितने देर में लगाता है, तो ये 16 घंटे 20 मिनट में अपने धुरी पर जो है वो परिक्रमा लगाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसको हरा ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हरा ग्रह के नाम से भी जानते हैं और इसको जो है शीत ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, तो सारे पॉइंट को आप लोग याद रख सकते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, पलामू जो रांची जिसको कहा जाता है रांची में है, किस खनिज के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट के लिए। ठीक है, पलामू जो रांची है ये बॉक्साइट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। और लौह अयस्क देखा जाए तो लौह अयस्क जो है झारखंड के सिंहभूम जिले के जानदा, नुआमंडी, गुआ, बुरू, पनसीरा, परामू तथा ठुमका जिले में पाया जाता है। ठीक है, और झारखंड के सिंहभूम जिले के मोसाबानी तथा रखा में जो है तांबा पाया जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। और यहाँ घाट शिला जो है खान तांबे के लिए भारत में प्रसिद्ध है, इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। और यह तांबे के उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है। और मैग्नीज जो है मैग्नीज अयस्क जो है सिंहभूम जिले के गुआ नुआ, ठीक है, गुआ हो गया, नुआ हुआ गया, मुंडी हो गया, जामदा में ये सब पाया जाता है। ठीक है, और झारखंड बॉक्साइट के उत्पादन में जो है भारत में प्रथम स्थान पे है। ठीक है, तो झारखंड प्रथम स्थान पे है। और पलामू में जो है पलामू जो रांची है वो भी जो है बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। इवनिंग स्टार यानी सांझ का तारा, तो ये कहा जाता है शुक्र को। ठीक है, शुक्र को सांझ का तारा, भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। ठीक है, भोर का तारा भी कहा जाता है। और इसको जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र जो है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह है। ठीक है, और इस ग्रह का आकार एवं द्रव्यमान जो है पृथ्वी के आकार एवं द्रव्यमान के लगभग बराबर है। ठीक है, और इस ग्रह का शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, कोई भी उपग्रह नहीं है। तो सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है। तो भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 52 यह उपबंधित करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद बताता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पाँचवा नंबर प्रश्न है, यक्सिमो निवासी हैं। तो यक्सिमो कहाँ के निवासी हैं, तो ये कनाडा के निवासी हैं यक्सिमो। ठीक है, यक्सिमो जो है उत्तरी क्षेत्र के चारों ओर ग्रीनलैंड से लेकर के जो है पश्चिमी में अलास्का और बेरिंग जल डमरू मध्य के पार जो है साइबेरिया के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र तक जो है एक पतली पट्टी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस प्रकार ठंडे ध्रुवीय प्रदेशों में अत्यंत प्रतिकूल दशा में निवास करने वाले यक्सिमो वास्तव में कई ठंडे दिवसों में निवास करते हैं। तो ये मुख्य रूप से आपके कनाडा में निवास करते हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठवां नंबर प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम है। तो गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो एक महासागरीय धारा है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम जो है उष्ण महासागरीय धारा है जो न्यू फाउंडलैंड के लैब्राडोर नामक ठंडी धारा से मिलकर जो है संसार के सर्वाधिक सघन कोहरे वाले क्षेत्र का निर्माण करती है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न है, भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है पूछा है कृषि वित्त का। तो ये व्यापारिक बैंक जो होते हैं ये कृषि वित्त का स्रोत नहीं माना जाता है। ठीक है, भारत में कृषि वित्त के स्रोतों के रूप में प्रश्नोक्त सभी 3 निकाय, सहकारी हो गई और ग्रामीण हो गया। ठीक है, तो ये दोनों जो है आपका शामिल है, या इसमें जो है व्यापारिक बैंक नहीं आता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट होगा। 8वां नंबर प्रश्न है, पिग्मी कहाँ के निवासी हैं। तो पिग्मी जो है ये अफ्रीका के निवासी हैं। ठीक है, पिग्मी अफ्रीका महाद्वीप के कांगो बेसिन, बेल्जियम कांगो
गैबोन, युगांडा आदि के सघन वनों में जो है पिग्मी जाति के लोग निवास करते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न है, किस वर्ष में भारतीय रुपये का महीना में 2 बार अवमूल्यन किया जाता है? किस वर्ष में भारतीय रुपये का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया? तो ये किया गया था आपका 1991 में। ठीक है, अवमूल्यन से तात्पर्य होता है देश की मौद्रिक इकाई के मूल्य को विदेशी मुद्रा के सापेक्ष जानबूझकर कम करने से है। ठीक है, और अवमूल्यन से विदेशी बाजारों में निर्यात सस्ता हो जाता है और घरेलू बाजार में आयात जो है महंगा हो जाता है। इस प्रकार जो है निर्यात अधिक एवं आयात कम हो जाते हैं। और भारत में रुपये का 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। पहली बार हुआ था कब? तो पहली बार हुआ था 1949 में, इसको याद रखिएगा। और दूसरी बार हुआ था 1966 में। ठीक है, 1966 में हुआ था। और तीसरी बार हुआ था 1991 में। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों याद रखिएगा, पहली बार भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न के अनुसार। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 49 और 66 दिया नहीं है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है, तो किस पर आधारित है? तो ये न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। ठीक है, भारत में नोट निर्गमन प्रणाली जो है न्यूनतम कोष प्रणाली अथवा इसको कहते हैं न्यूनतम निधि पद्धति पर आधारित है। ठीक है, यह पद्धति जो है रिजर्व बैंक ने 1957 में अपनाई थी। और इस पद्धति के अंतर्गत जो है रिजर्व बैंक के पास स्वर्ण एवं विदेशी ऋण पत्र कुल मिलाकर के किसी भी समय जो है 200 करोड़ के मूल्य से कम नहीं होना चाहिए। और इसमें स्वर्ण का मूल्य जो है 115 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, भारत के लिए किस देश से सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है? तो ये आता है यूएसए से। ठीक है, वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो भारत के लिए सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता जो है ब्रिटेन से प्राप्त होती है। और यहाँ पे तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर वर्तमान समय में देखा जाए, ये प्रश्न जो है पूछा गया था 2014 में। ठीक है, और वर्तमान में अगर देखा जाए, ठीक है, तो वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया है। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका गया यूएसए हो गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये 2014 में पूछा गया प्रश्न था। तो ये करंट अपडेट हो लीजिएगा, ये 2014 में यूएसए हो गया है। 12 नंबर प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। तो भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण का। ठीक है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण का। भारत में पंचायती राज जो है शक्तियों का विकेंद्रीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। और पंचायती राज व्यवस्था में जो है ग्राम हो गया, तालुका और जिला आते हैं। और भारत में जो है 2 अक्टूबर 1959 को जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और ये कहाँ से लागू किया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिला से। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वां नंबर प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो ये करता है तृतीयक क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान समय में जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान जो है तृतीयक क्षेत्र अर्थात जो है सेवा क्षेत्र। ठीक है, सेवा क्षेत्र जो आता है वो तृतीयक क्षेत्र में आ जाता है। तो वहाँ से आपका 56.1% के द्वारा जो है इसका योगदान रहता है। और दूसरा स्थान जो द्वितीय क्षेत्र होता है इसके माध्यम से आपका 26.4% वहाँ से आता है। और तीसरा स्थान जो प्राथमिक क्षेत्र का होता है वहाँ से आपका 18.5% आता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आता है तृतीय क्षेत्र से। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को जो है प्रारंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी के दौरान जो है गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने जो है 14 जुलाई 1942 को अपनी वर्धा समिति की बैठक में पारित किया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। ठीक है, 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का अध्यक्ष पद त्यागने के बाद जो है फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीतिक दल की स्थापना किया था। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा। 16 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी तो कहाँ पे हुई थी? तो ये पटना में हुआ था। ठीक है, बिहार में जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में जो है 1934 में हुआ था। और आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे और जय प्रकाश नारायण इसके सचिव थे। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि
किस कारण त्याग दी थी, नाइटहुड उनको उपाधि मिली थी, वो किस कारण त्याग दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसी कारण इसको उन्होंने त्याग दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 1919 ईस्वी में अमृतसर पंजाब में हुआ था, ठीक है। और रॉलेट एक्ट काला कानून के विरोध में बाग में एक सभा हो रही थी, जिसमें जो है जनरल डायर ने एक छोटी सेना की टुकड़ी ले जा करके जो है निहत्थे लोगों पर जो है भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी, और जिसमें हजारों लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। और इस हत्याकांड से दुखी होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार की दी हुई नाइटहुड की उपाधि जो है उन्हें वापस कर दी थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? किस हार्मोन में आयोडीन मिलती है? तो ये थायरॉक्सिन में, ठीक है। थायरॉक्सिन जो होता है उसमें आयोडीन पाया जाता है। हाइपोथायराइडिज्म या अवट अल्प क्रिया या कहते हैं इसको जड़ मानवता मनुष्य और जानवरों में एक रोग की स्थिति होती है जो थायराइड ग्रंथि से जो है थायराइड हार्मोन के अपर्याप्त उत्पादन के कारण होती है, और इस हार्मोन में जो है आयोडीन मिली रहती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, तो कौन सा करता है शरीर का तापमान? तो हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो होता है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। और मानव शरीर का तापमान जो है कितना होता है? तो 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 37 अंश फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है, मनुष्य का सामान्य तापमान। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20वां नंबर प्रश्न है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो इसका इकाई होता है जो वाट होता है, ठीक है। विद्युत शक्ति की इकाई वाट होता है। तो यहाँ पे एसआई मात्रक भी इसको कहते हैं, तो विद्युत शक्ति की जो एसआई मात्रक होता है उसको वाट कहते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तत्व नहीं है, तो यहाँ पे गैस जो होता है वो तत्व नहीं होता है, ठीक है। गैस पदार्थ की 3 अवस्थाओं में से एक अवस्था का नाम है। अन्य 2 जो हैं वो ठोस और द्रव हैं। धातु और अधातु ये ठोस हैं, ठीक है, ठोस और द्रव हैं। और गैस अवस्था में पदार्थ का न तो निश्चित आकार होता है और न ही नियत आयतन होता है। गैसों में द्रव्यमान होता है, इसको जो है दबाकर आयतन कम किया जा सकता है। गैस तत्व के रूप में नहीं जाना जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है किसमें? तो कोरोसिन में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, ठीक है। कोरोसिन एक तरल खनिज है और जिसका मुख्य उपयोग जो है दीप स्टोव जलाने में होता है, जिसको हम मिट्टी का तेल कहते हैं। और इसे काम के लिए जो है श्यानता कम, रंग साफ और हल्का जलाने पर दुर्गंध आती है, और इसमें ऑक्सीजन जो है नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, तो कौन सा मुख्य घटक होता है? तो ग्रीन हाउस गैस जो होता है ग्रहों के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, ओजोन आदि करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो मुख्य घटक होता है, तो मुख्य घटक कौन सा इसमें होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है, सैयद अकबरुद्दीन के पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन था? तो अशोक कुमार मुखर्जी थे, ठीक है। सैयद अकबरुद्दीन जो है से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है भारत का प्रतिनिधि 13 फरवरी 2013 को जो है अशोक कुमार मुखर्जी द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये सैयद अकबरुद्दीन से पहले जो थे वो कौन थे? तो अशोक कुमार बनर्जी थे, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो ये 1632 में, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1602 में हुई थी, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी, और जिसे 11 वर्षों के लिए जो है पूर्वी देशों में व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। डच जो थे मूलतः कहाँ के थे? तो हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे, ठीक है। और डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है पटना बिहार में 1632 में स्थापित किया था। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
मौर्य सम्राट अशोक जो है बिंदुसार के पुत्र था और उसने जो है राजगद्दी पर बैठने के बाद देवानाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्यारा जिसे कहा जाता है, की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो ये जहांगीर के समय में। ठीक है, जहांगीर का नाम सलीम भी था और इसका जन्म जो है शेख सलीम चिश्ती के कुटिया में जो है राजा भारमाल के पुत्री मरियम उज्जमानी के गर्भ से हुआ था। जहांगीर ने जो है आत्मकथा थी जहांगीर की, तुजवे ए जहांगीरी की इसने रचना की थी और इसके शासनकाल को जो है चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया था साबरमती से। ठीक है, महात्मा गांधी जो है 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से जो है दांडी यात्रा शुरुआत की थी और गांधी जी ने अपने 78 कार्यकर्ताओं के साथ जो है लेकर दांडी पहुँचे। ये दांडी जो है नवसारी गुजरात में है और सांकेतिक रूप में नमक बनाया, यहीं से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जो भारत विभाजन हुआ था तो राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो JB कृपलानी थे। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। ठीक है, और A.U. होम के द्वारा जो है बम्बई में की गई थी और भारत विभाजन के दौरान जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो JB कृपलानी थे। 30वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो ये जापान है। ठीक है, ये जापान का क्षेत्रफल जो है सबसे अधिक है और दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड आ जाएगा, तीसरे नंबर पे फिलीपींस आ जाएगा और चौथे नंबर पर क्यूबा आ जाएगा। ठीक है, तो जापान का क्षेत्रफल जो है 3,77,973 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जापान का है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ से रीजनिंग शुरू होती है। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित डिब्बों में से कौन सा एक दिए हुए कागज़ के पन्ने से बनेगा? ये कागज़ का पन्ना है, इससे दिया हुआ ये कौन सा चित्र बनेगा, कौन सा पासा बनेगा? तो इसको करने के लिए एक ट्रिक है, आप लोग देख लीजिए। जो पहला अक्षर है वो तो पहले ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए सबसे ऊपर आ जाएगा तो 2 में आ रहा है, तो इसमें नहीं आ रहा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, अभी इन्हीं 2 में से आंसर आपका मिलेगा। अब देख लीजिए एफ के नीचे क्या है? ई है। ठीक है, तो एफ के नीचे ई है, तो यहाँ पे कौन सा? एफ के नीचे ई है, तो ये इसके किस साइड में? ठीक है, इसके ये बाएं साइड में ई बनता है। ठीक है, एफ के नीचे जो ई रहता है वो उसके बाएं साइड में बनता है। ठीक है, तो एफ यहाँ पे देख लीजिए है, इसके बाएं साइड में ये ई बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए सी है और डी है और ऐसे बन करके बना है अगर। ठीक है, यहाँ पे ए है, ऐसे करके बना है, तो यहाँ पे सी आ जाएगा ऊपर। ठीक है, यहाँ पे सी आ जाएगा और इसके यहाँ लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक है, तो वो वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बहरहाल इस प्रश्न के अनुसार आपका भी ये आंसर सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, आकृति में लुप्त संख्या ढूंढना है। यहाँ पे लुप्त संख्या क्या आ जाएगा? तो यहाँ से देख लीजिए हम करते हैं, तो 7 गुणे 2 धन 1 कर देते हैं तो कितना आ जा रहा है? 15 आ जा रहा है। 7 दूनी 14 15 ये आ जा रहा है। अब 15 गुणे हम 2 करते हैं, 15 गुणे 2 धन 1 कर दें, 1 कर दें तो कितना आ जा रहा है? 31 आ जा रहा है। 15 दूनी 30, 1 31, और 31 गुणे 2 कर दें, धन 1 कर दें तो कितना आ जाएगा? 63 आ जा रहा है। ठीक है, अब इसी तरह से 63 गुणे 2 कर देंगे, धन 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 127 आ जाएगा। ठीक है, 127 गुणे 2 धन 1 करेंगे तो 127 दूनी कितना होता है? 127 दूनी होता है 254 और 1 255। ठीक है, तो सही उत्तर आ जाएगा आपका आंसर नंबर सी 255 आ जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अक्षर संख्या श्रृंखला में अगला पद का मान ज्ञात कीजिए। तो ये श्रृंखला है, इसका अगला पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए जेड से एक्स। ठीक है, जेड से एक्स -2 मतलब 2 माइनस पहले है। ठीक है, एक्स। ठीक है, अब एक्स से वी, यहाँ पे देखिए एक्स से वी -2 ये भी हो रहा है। वी से टी कितना हो रहा है? -2 हो रहा है। और टी से आर कितना हो रहा है? -2 हो रहा है। और आर से पी ये भी -2 हो रहा है। तो पी से पहले कौन, 2 अक्षर पहले कौन पड़ेगा? तो आपका पड़ेगा यहाँ पे एन।
ठीक है। तो यहाँ पे हमको मालूम हो गया कि एन वाला अक्षर होगा, तो यानी ए और इसमें आपका होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक है, तो एक धन एक, एक गुणे एक धन एक बराबर कितना होगा, एक ही होगा। एक धन एक, एक गुणे एक और धन एक कितना होगा, तो इसका मान एक ही, तो एक गुणे एक कितना मान हुआ, एक हुआ, और उसमें एक जोड़ देंगे तो कितना होगा, ये दो प्राप्त हुआ। अब इसी तरह से हम दो गुणे क्या कर देंगे, दो गुणे दो धन दो, ठीक है। तो दो गुणे दो धन दो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दो दूनी चार और माइनस ऊपर दो घटा है, ठीक है। देख लीजिए वहाँ पे माइनस दो घटा है, तो माइनस ऊपर दो हो जाएगा, तो कितना आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है। इसी तरह से 6 से लेकर के 21 तक हम करेंगे, तो 6 गुणे 3 6 त्रिक 18 और 18 3 कितना हो गया, 21 हो गया। अब इसी तरह 21 में हम 3 का गुणा करेंगे, तो 21 में हम 4 का करेंगे, ठीक है। तो 21 चौको कितना हुआ, 84, और 84 धन 4 88 हो गया। इसी तरह से हम इसमें 5 का गुणा कर देंगे, 88 गुणे 5 धन 5 कितना आ जाएगा, 445 आ जाएगा। इसी तरह 445 में हम गुणे 6 कर देंगे, धन 6 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 2676 आ जाएगा, ठीक है। तो 2676 देख लीजिए किसमें है, तो यहाँ पे देख लीजिए 2676 कितने में, इसमें है, इसमें भी है, ठीक है। तो दोनों भी सेम है। तो अब टी का निकालना है, तो अब देख लीजिए ए से डी प्लस 3 हो रहा है, ठीक है। फिर डी से जी कितना हो रहा है, प्लस 3 हो रहा है। फिर टी से आर, टी से देखिए यहाँ पे टी से जे से एम कितना हो रहा है, प्लस 3 हो रहा है। और यम से पी कितना हो रहा है, प्लस 3 हो रहा है, तो ठीक है। पी से प्लस 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, पी क्यू आर यस हो जाएगा, ठीक है। तो किसमें यस है, तो यहाँ पे यस है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा, एन 2676 यस, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। 34 नंबर प्रश्न है, किसी कक्षा में मोहन योग्यता में शीर्ष से मतलब ऊपर से 15वें स्थान पे है तथा नीचे से वो 50वें स्थान पे है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो इसको करने के लिए सिंपल सा फार्मूला है, 50 धन 15 माइनस 1, ठीक है। दोनों का योग -1 कर देंगे, तो 50 और 15 कितना हो गया, 65 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 64, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, आकृति पर विचार कीजिए, वह संख्या जो तीनों आकृतियों में है में से उन संख्याओं का योग जो केवल त्रिभुज में है को घटाने पर प्राप्त संख्या क्या होगी। तो 3 आकृति है, यहाँ पे त्रिभुज है, आयत है और वृत्त है, ठीक है। तो तीनों आकृतियों में संख्या मिल रही है कौन कौन सा, देखिए वृत्त में, त्रिभुज में और आयत में क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, ये तीनों में है, ठीक है। तो तीनों आकृतियों में आपका हो जाएगा 4 मिल रहा है, ठीक है। और केवल त्रिभुज में संख्याओं का योग कितना है, तो केवल त्रिभुज में देखा जाए तो केवल त्रिभुज में कौन कौन सा संख्या है, तो 3 है और 5 है, ठीक है। तो केवल त्रिभुज में संख्या कितना है, तो केवल त्रिभुज में पूछा है, तो 5 धन 3 हो जाएगा आपका, उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या कहा है, और दोनों घटाने पर प्राप्त संख्या क्या होगी, तो 8 में से आपको 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मैथ का प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। 36 नंबर प्रश्न है, 11 और 90 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होती हैं। तो 11 और 90 के बीच 7 से विभाज्य संख्याएं जो होंगी कौन कौन सी हो जाएगी, 14 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 7/56, 7 9 63 हो जाएगा, ठीक है। 7 दाएं 70 हो जाएगा, 77 कट जाएगा, 84 होगा, ठीक है। तो कुल कितनी संख्याएँ हो रही हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्याएं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में जो है 4624 तथा 3 वर्ष में जो है 4913 हो जाती है, तो मूल राशि क्या है। तो एक वर्ष में ब्याज कितना हो रहा है टोटल, तो 4913 हो जाएगा, धन माइनस हो जाएगा 4624, ठीक है। तो कितना बच रहा है आपका, 289 रुपये बच रहा है, ठीक है। तो ब्याज दर बराबर क्या होता है, 100 गुणे
ब्याज बटे मूलधन गुणे समय। ठीक है, तो कितना है, तो 289 है आपका गुणे 100, मूलधन कितना है 4624 रुपया। तो इसको हम जब काटेंगे तो कितना आ जा रहा है हमारा 6.25% आ जा रहा है। ठीक है, अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि मूल राशि क्या है, तो 4624 बराबर जो है हो जाएगा P1 + 6.25 अपान 100 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या मान आ जाएगा आपका 4624 बराबर P गुणे, अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 106.25 आ जाएगा स्क्वायर करेंगे जब। ठीक है, तो 106 क्या हो जाएगा 106.25 बटे 100 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब P का मान हमको निकाल लेना है। ठीक है, तो P का मान हो जाएगा आपका, यहाँ पे देख लीजिए P का मान जो हमारा हो जाएगा कितना आया था 4624 गुणे 100। ठीक है, गुणे 100 कर देंगे, फिर परसेंटेज निकालने के लिए तो 106.25 हो जाएगा गुणे 106.25 हो जाएगा। ठीक है, अब यह P का मान जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 4096 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग स्वयं एक बार हल कीजिएगा। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न है, ये x का मान क्रमागत पूर्णांक है और तथा व्यंजक जो है x² + 2y - 3 के प्रथम 4 मान 7, 20, 45, 88 है, तो पाँचवा मान क्या होगा। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, 7 हो गया, 20 हो दिया है, 45 दिया है, 60, 7, 20, 45 और कितना दिया है 88 दिया है, पाँचवा मान पूछ रहा है। ठीक है, तो 7 में हम कितना जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 13 जोड़ेंगे। ठीक है, और 20 और 25 कितना हो जा रहा है 45 हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ कितना जोड़ेंगे 45 हो जा रहा है, और 45 में कितना जोड़ेंगे 88 हो जाएगा, तो 43 जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 13 में कितना जोड़े 25 हो जा रहा है, तो 13 में 12 जोड़ेंगे, और 12 में 18 जोड़ेंगे, 12 6 18। ठीक है, 18 6 24। ठीक है, और 24 में जब 6 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 67 आ जाएगा, और 67 में जब हम कितना जोड़ेंगे 24 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मान हमारा 155 आ जाएगा। ठीक है, तो वो पाँचवा संख्या कौन सा हो जाएगा, तो 155 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 39 नंबर प्रश्न है, एक परिवार अपनी आय का 30% भोजन पर, 10% वस्त्रों पर, 18% मकान पर और 7% अन्य पर खर्चा करता है। यदि परिवार की मासिक आय जो है 4000 रुपये है तो 15,000 रुपये बचाने में लगभग कितने महीने लगेंगे। तो ये पूछ रहा है, तो मासिक आय दिया है कितना 4000 रुपये मासिक आय दिया है। ठीक है, भोजन का खर्च हम परसेंटेज में निकालेंगे तो ये एक महीने में भोजन का खर्च कितना हो जाएगा, तो 4000 गुणे 30/100 बराबर यानी 1200 रुपया उसका भोजन पे खर्च होता है एक महीने में। और वस्त्र पर इसी प्रकार निकालेंगे तो 4000 गुणे 10% वस्त्र पे खर्चा होता है, तो एक महीने में कितना खर्चा हो जाएगा, तो एक महीना में 400 रुपये आपका आ जाएगा खर्चा किस पे, वस्त्र पे। ठीक है, और मकान पे इसी तरह निकाल लेंगे तो 4000 गुणे मकान का कितना है 18% है, तो गुणे 18/100 कर लेंगे तो बराबर 720 रुपया कितना खर्च आता है एक महीने का मकान का। ठीक है, अन्य खर्च कितना परसेंट दिया है, तो अन्य खर्च जो है 7% दिया है, तो 4000 का हम लोग जो है 60% जब निकालेंगे 7/100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 280 रुपया अन्य खर्च है एक महीने का। ठीक है, तो कुल खर्च मासिक कुल खर्च कितना हो गया, तो 1200 धन 400 1600 16,720 और यहाँ पे 280, तो कुल कितना हो गया 2600 रुपया उसका मासिक खर्च हो रहा है। ठीक है, मासिक खर्च कितना हो रहा है 2600 रुपया, और मासिक बचत कितना होगा, तो कुल इनकम उसका कितना है 4000 रुपया है, तो मासिक बचत कितना हो रहा है, तो 4000 में से जब हम कितना माइनस कर देंगे 2600 माइनस कर देंगे महीने का, तो उसका एक महीने का बच रहा है कितना 1400 रुपया। ठीक है, एक महीने का 1400 रुपया बच रहा है, तो कितना 15,000 बचाने में कितना समय लगेगा, तो 15,000 बचाने में कितना समय लग रहा है, तो 15,000 बटे 1400 बराबर कितना हो जाएगा 150/4 यानी 10.7 10 महीना 7 दिन में जो है वो 15,000 रुपया बचा लेगा। ठीक है, लगभग 11 माह कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 11 माह दिया है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30वां नंबर प्रश्न है, एक व्यंजक दिया हुआ है 4/√9
माइनस जो है √3+1, यहाँ पे घातांक भी है का इसका मान निकालना है। तो इसका मान हम निकालेंगे तो क्या कर सकते हैं, तो इसको जो है 4/√9 कर सकते हैं, -3/√3 कर सकते हैं, +1 कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4/9 पर 1/3 कर सकते हैं, यहाँ पे बाहर 3 है, और माइनस क्या हो जाएगा 3 पे 1/3 और +1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 + 1, इसको जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 + 1 अपान 3 बटे के पावर जो है हो जाएगा आपका 2/3, 2/3 माइनस 3 पे पावर 1/3 +1 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 पे पावर 1/3 +1 कर देंगे। ठीक है, और 3 पे पावर 2/3 कर देंगे, -3 पे पावर 1/3 +1 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा आपका 3 टू द पावर 2/3 माइनस 3 टू द पावर 1/2 +1। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए ये मान आ गया आपका सीधे। अब यहाँ से हम मान निकालेंगे जब, तो क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 1/3 बराबर +1। ठीक है, चूँकि यहाँ पे a² a³ + b³ बराबर क्या होता है a + b, और a² + b² माइनस a भी होता है, यही फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये इसका मान कितना आ जा रहा है, जब हम टोटल करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, तो a टू द पावर 3 टू द पावर 1/3 +1 इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इस सूत्र से अप्लाई करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण 40 प्रश्न लगे रहे आपके लिए, और कैसा लगा वीडियो कमेंट करिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।